हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रन एकेडमी। तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि क्लास 9th आईसीएसई केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 है, जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग। उसके जो पार्ट सी है उसकी थ्योरी और उसके जो न्यूमेरिकल्स जो थे वो हमने डिस्कस कर लिए थे। आज के लेक्चर के अंदर उसके पार्ट डी की जो थ्योरी है वो हम एक ही शॉट में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और हाँ, इस चैप्टर के या इस पार्ट के जो नोट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां से डाउनलोड कर लेना। ऊपर जितने भी चैनल और जो पेजेस दिए गए हैं उनके जो लिंक्स है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। देखिए बेटा, इस पार्ट के अंदर हम स्टडी करने वाले हैं इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड के बारे में, जिसको हम आयनिक बॉन्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आयनिक बॉन्ड भी इसको कहा जाता है। तो पहले तो हम इसके ना बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे कि कौन से एटम्स इन्वॉल्व होते हैं इस आयनिक बॉन्ड के अंदर। ठीक है। एंड इस इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड का मतलब क्या है और ये बॉन्ड क्रिएट ही क्यों होता है, और उसके बाद उसके रिलेटेड जो हमारे कुछ एग्जांपल्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। और फिर जाकर ये पार्ट जो है पूरी तरह खत्म होगा। एक एक करके चीज हम स्टडी करते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है बिकॉज एक ही मतलब शॉर्ट के अंदर मैं सारा का सारा जो पार्ट है वो आपका कवर कर रहा हूँ। थोड़ा आपका सिलेबस भी मुझे टाइम पे खत्म करना है, तो जितनी जल्दी हो सकता है आई एम ट्राइंग माय लेवल बेस्ट टू कंप्लीट दिस। ऑलराइट, तो शुरुआत करते जल्दी से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसके अंदर कौन से एटम्स इन्वॉल्व होते हैं। देखिए, इसके अंदर ना मेटल्स एंड नॉन मेटल जो एलिमेंट्स हैं उनके एटम्स इन्वॉल्व होते हैं। मतलब ये मैं तुम्हें बताता हूँ। सबसे पहले तो ये समझो कि कौन से एटम्स जो है उनका मेटेलिक करेक्टर होता है। मेटेलिक मेटेलिक एलिमेंट्स जो है ना, उनके जो एटम्स हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में या तो एक, दो या तीन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मतलब उन एलिमेंट्स को मेटेलिक एलिमेंट्स का नाम देंगे जिनके जो एटम्स है ना उनके आउटर मोस्ट शेल में या तो एक या तो दो या तो तीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि उन एटम्स को या मतलब उन एटम्स के बने हुए एलिमेंट्स को मेटेलिक कहा जाता है जो एक्चुअली में अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। अब सबसे बड़ी बात मन में आती है, सर ये लूज करता ही क्यों है, क्यों क्यों उसको ऐसी चीज की रिक्वायरमेंट है? तो बात सिर्फ ये है कि हर एक एटम क्या चाहता है? अपने आप को स्टेबल करना चाहता है। और अपने आप को स्टेबिलिटी में लाने के लिए उसको अपने आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं। उस 8 इलेक्ट्रॉन्स के लिए या तो वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा या तो गेन करेगा। अब एक बात समझने की कोशिश करो, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल देता हूं सोडियम की, 1123 ये है मेरा सोडियम। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो तो आ जाएगा 2 8 एंड 1। अब देखो, इसको अपने आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए हैं। अब उस 8 इलेक्ट्रॉन्स के लिए या तो वो 7 इलेक्ट्रॉन्स लेगा या तो वो एक इलेक्ट्रॉन को दे देगा। बेस्ट ऑप्शन क्या है ये आप भी जानते हैं कि वो अपने एक इलेक्ट्रॉन को दे देगा। अब एक बात प्लीज समझने की कोशिश करना यहां पर कि जब वो अपना एक इलेक्ट्रॉन देता है, पहली बात तो ये कि इनिशियल स्टेज में ये क्या है, ये आपका न्यूट्रल है। क्या है? आपका न्यूट्रल है। न्यूट्रल इसलिए है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम क्वांटिटी में होते हैं। अगर इसके आउटरमोस्ट शेल से ये एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो देयर विल बी अ डेफिशिएंसी ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसकी वजह से इस पे आ जाता है +1 का चार्ज। मतलब ये कि ये जो एटम है अब ये क्या बन गया? ये आपका आयन बन गया। सो एक एटम को आयन मैं कब बोलूंगा? एक एटम को आयन मैं तब बोलूंगा जब उसमें से इलेक्ट्रॉन लूज हुए हो या उसमें ऐड हुए हो, या मैं कह सकता हूं जिसपे कोई ना कोई चार्ज हो। ठीक है। तो इस तरीके से बेटा क्या बन जाता है हमारा एक आयन। क्या आयन जो है वो क्रिएट होता है। हाँ, इन आयंस के भी नाम है, बिल्कुल नाम है। अगर तो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन मेरा बना है तो इसको बोला जाता है आपका कैटायन। क्या कहेंगे? कैटायन। उसी तरह एक एग्जांपल और प्यारा सा आपको मैं देता हूं।
क्लोरीन का एग्जांपल लेते हैं 17 35 या 35.5 जो इसका मतलब लिखा जाता है पीरियोडिक टेबल के अंदर, वही लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। गौर फरमाना कि इसके नीचे वाला जो नंबर है वो हमारा एटॉमिक नंबर होता है, जो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बताता है। और आप ध्यान से देख सकते हो कि 70 नंबर है और ये न्यूट्रल है, अभी भी क्या है, ये एक न्यूट्रल एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही नंबर ऑफ आपके प्रोटॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखूंगा तो 287 इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनेगा। ऑब्वियस सी बात यह है कि या तो अब ये एक इलेक्ट्रॉन देकर अपने आउटर मोस्ट शेल में क्या करेगा, 8 इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट करेगा, या तो अपने ये 7 इलेक्ट्रॉन्स दे देगा। तो सेंसिबल और लॉजिकल बात क्या है? लॉजिकल बात ये कहती है कि ये एक्चुअली में एक इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर गेन कर लेगा, और गेन करने की वजह से क्योंकि अब इसमें एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन आ चुका है, तो इस पे आ जाता है -1 का साइन। ये जो माइनस है वो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है, और 1 2 3 जो है वो ये बताते हैं कितने इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट हुए हैं। अच्छा, तो एक तो ये बात होगी। हाँ, ये भी क्या है, इसको भी आयन कहेंगे, बट इसका स्पेशल नाम है जिसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है एनायन। जो क्या कहते हैं, हम एनायन कहते हैं। सो नेगेटिवली चार्ज्ड आयन को एनायन कहेंगे, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन को कैटायन का नाम दिया जाता है। क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकला है तो ये एक मेटेलिक एटम है, और क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है तो ये एक नॉन मेटेलिक एटम है। मेटेलिक एटम आपका रिप्रेजेंट होता है। सो नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स के अंदर जो एटम्स हैं, मतलब वो एटम्स जिनके आउटर मोस्ट शेल में 5 6 या 7 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो एक्चुअली नॉन मेटेलिक कैरेक्टर को शो करते हैं। वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं जिससे वो नेगेटिवली चार्ज बनता है, और उनको हम कहते हैं एनायन। तो पहले तो इन बातों को समझो कि एग्जैक्टली ये है क्या। अच्छा, क्यों करते हैं? ताकि वो नियरेस्ट, मैं यहां पे अलग से लिख देता हूं, नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को पा सके, क्योंकि नोबल गैस की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है ना, वो सबसे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है आपकी। तो ये जो आपकी कॉन्फ़िगरेशन अब बनती है, जो कि बाद में बनेगा 2 एंड 8, ये होगा 10 नंबर, ये नियोन को रिप्रेजेंट करता है। नियोन एक नोबल गैस है, एंड हीलियम के जस्ट नीचे आपके पास आता है, ठीक है, एंड उसका एटॉमिक नंबर 10 होता है। उसकी कॉन्फ़िगरेशन और अब जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन है वो एग्जैक्टली सेम है। तो अब ये स्टेबल है आपका, ऑफ कोर्स चार्ज्ड है, बट क्या है, स्टेबल भी है आपका। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या रह जाती है कि अब आयन की डेफिनेशन क्या है। बहुत सिंपल चीज है, लेकिन समझिए बेटा स्टेप बाय स्टेप की एक्चुअली ये बोलना क्या चाहता है आपका, ठीक है। सो देखिए, आयन इज अ चार्ज पार्टिकल विच इज फॉर्म्ड ड्यू टू द गेन और द लॉस ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स बाय एन एटम। मैं आपको ऑलरेडी अभी बता चुका हूं, हमारे पास दो तरह के आयन्स होते हैं, ठीक है जी। एक वो जो इलेक्ट्रॉन्स को देगा अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट करने के लिए, और एक वो जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट करने के लिए। एक बात प्लीज याद रखें, हर मेटेलिक एलिमेंट को, मेटेलिक एलिमेंट को हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट भी कहते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट भी कहते हैं। क्यों? बता तो चुका हूं, क्योंकि क्या फॉर्म करता है, कैटायन फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करता है, कैटायन। हर नॉन मेटेलिक एलिमेंट को, नॉन मेटेलिक एलिमेंट को हम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी कहते हैं। इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये एनायन फॉर्मेशन करता है, मतलब नेगेटिव चार्ज आयन को फॉर्म करता है। अब मोटी मोटी बात सिर्फ ये है बेटा कि जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि मेरे पास एक Na पॉजिटिव है, एक मेरे पास Cl नेगेटिव है। ये है पॉजिटिवली चार्ज आयन, ये है नेगेटिवली चार्ज आयन। और आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है कि ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो बस यहां पर भी एग्जैक्टली वही हो रहा है। मेरे पास एक पॉजिटिवली चार्ज आयन है, मेरे पास नेगेटिवली चार्ज आयन है, इन दोनों के बीच में एक्ट करेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मोर प्रिसाइजली करूं तो उनको
हम कूलम फोर्स कहते हैं। एंड इस फोर्स की वजह से ये दोनों एक दूसरे को बाउंड करके एक दूसरे के पास आ जाते हैं, मतलब एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अट्रैक्ट होने की वजह से इनके बीच में एक बॉन्ड क्रिएट होता है जिसको हम बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड। और क्योंकि ये केमिकल बॉन्ड आपका बना है ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ये बना है ड्यू टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू डिफरेंट आयंस, इसका जो नाम रखा गया वो है आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स के देने या लेने की वजह से एक बनता है पॉजिटिव चार्ज, एक बनता है नेगेटिव चार्ज, उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बनती है जिसको हम कूलम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं। उसकी वजह से इनके बीच में एक केमिकल बॉन्ड क्रिएट होता है, ये एक दूसरे के नजदीक आते हैं और इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है कि इनको तोड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और ये आपस में क्या बन जाते हैं, एक स्टेबल कंपाउंड बन जाता है आपका। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, समझ के देखोगे तो आपको मजा आ जाएगा कि ये हो क्या गया, मतलब बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। फिर आती है उसकी डेफिनेशन। अब इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड का मतलब क्या है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। अ केमिकल बॉन्ड्स, पहली बात तो इसको देखो, जो कैसे बना है, ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम ऑफ एन एलिमेंट टू द अनदर एटम ऑफ द एलिमेंट, सिंपल सी बात। और उनसे बने हैं कंपाउंड को इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड भी हम कह देते हैं। अच्छा, इसमें एक टर्म आ रही है इलेक्ट्रोवेलेंसी। अब इलेक्ट्रोवेलेंसी का मतलब क्या है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट एन एटम ऑफ एन एलिमेंट लूजेस और गेन्स टू फॉर्म इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। जैसे कि Na की बात करूं तो उसकी इलेक्ट्रोवेलेंसी क्या है, 1। इवन जो क्लोरीन है उसकी इलेक्ट्रोवेलेंसी क्या है, 1, क्योंकि Na एक इलेक्ट्रॉन को बेटा लूज करता है और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, इसलिए उनकी इलेक्ट्रोवेलेंसी क्या हो जाएगी, 1 1 हो जाती है। सिंपल। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली हम कर क्या रहे हैं। वेरी गुड। चलिए अब हम आगे स्टडी करते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि वाई आर आयनिक कंपाउंड्स स्टेबल, और मैं आपको इसके बारे में ऑलरेडी बता चुका हूं। देखिए, एक बात समझने की कोशिश करें। मेरे पास जैसे Na था, मेरे पास जैसे क्लोरीन था, ये बना N पॉजिटिव, ये बना Cl नेगेटिव। एक तो सबसे प्यारी बात यह है कि यहां से इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर हुआ, उससे क्या हुआ, इसके भी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है और इसके भी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है। तो अगर इंडिविजुअली देखा जाए ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से इन दोनों का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो उनके नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जैसा हो गया। पहली बात तो ये, और इसी चार्जेस की वजह से इनके बीच में एक्ट करता है स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, अब मन में कभी कभार ये भी सवाल आता है कि सर देखो, जैसे ये Na पॉजिटिव है, इसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स है, क्लोरीन जो है इनके आउटर मोस्ट शेल में भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल नहीं करेंगे, मन में आता है। एंड यस, ये बात भी सच है कि ये एक दूसरे को रिपल्सिव फोर्स लगाते हैं। बट एक बात आपको यह भी समझनी पड़ेगी कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन दोनों के बीच में एक्ट करता है वो ओवर पावर कर जाता है इन सभी रिपल्सिव फोर्सेस को, जिसकी वजह से ये एक दूसरे के पास आते हैं, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्रिएट करते हैं, और इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्रिएट करते हैं कि उनको तोड़ना मुश्किल हो जाता है, एंड दैट इज व्हाई दे बिकम मोर स्टेबल इन नेचर। ठीक है, सो दिस अट्रैक्टिव फोर्स, मगर आपको प्रॉपर वे में इसके बारे में बताऊं, सो दिस अट्रैक्टिव फोर्स is far more stronger than the repulsive force between the ions for the like charges, of course. And due to this force of attraction, they actually make a ionic compound which is very stable in nature. अब बात आती है कि इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या होंगे। बहुत सारे एग्जाम्पल है इसके बेसिस पे। देखिए, एक बात याद रखें, आयनिक बॉन्ड को क्रिएट करने के लिए आपको एक मेटल चाहिए और एक आपको नॉन मेटल चाहिए, सीधी सी बात ये है। सो NaCl, ये सबसे बढ़िया एग्जांपल है सोडियम क्लोराइड का, मैं बार बार इसी की एग्जांपल्स आपको दे रहा हूं। मैग्नीशियम क्लोराइड, ये आपका दूसरा एग्जांपल हो गया। कैल्शियम ऑक्साइड, तीसरा एग्जांपल। पोटेशियम ब्रोमाइड, ये आपका फोर्थ एग्जांपल। कैल्शियम क्लोराइड, ये आपका पांचवा, ऐसे एंड सोन, ऐसे बहुत सारे हैं। लेकिन इसमें ना एक बड़ी खतरनाक बात आपको मुझे बतानी है, प्लीज समझने की कोशिश करना। इन सभी कंपाउंड्स में से ना जो आपका सीजियम फ्लोराइड है, सीजियम फ्लो, दैट इज FuORide, फ्लोराइड,
जिसको हम CSF के नाम से भी जानते हैं, मतलब ये जो इसका फॉर्मूला होता है। बेटा एक बात आपको बता दूं, ये सबसे ज्यादा आयोनिक कंपाउंड होता है, इट्स द मोस्ट आयोनिक कंपाउंड। अब बोलेंगे सर ऐसा क्यों, क्या रीजन है? इसका रीजन ना एक्चुअली पीरियोडिक टेबल के अंदर छिपा हुआ है। सीजियम फ्लोराइड के अंदर ना, जब हम पीरियोडिक टेबल के अंदर देखते हैं तो हमें एक चीज समझ में आती है कि जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, वैसे वैसे किसी भी एटम का जो मेटेलिक करैक्टर है वो बढ़ता है। किसी का मेटेलिक करैक्टर इस बात से बढ़ता है कि वो कितने इजीली अपने आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को दे सकता है। तो पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर सीजियम ही ऐसा है जो सबसे ज्यादा आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन्स को दे सकता है, इसलिए इसका मेटेलिक करैक्टर सबसे ज्यादा है। उसी तरह फ्लोरीन की बात करते हैं। फ्लोरीन जो है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है। अब मतलब मैं उसके डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं सिंपल ये बोलता हूं कि जैसे जैसे हम पीरियड की तरफ जाते हैं ना, वैसे वैसे नॉन मेटेलिक करैक्टर बढ़ता है। नॉन मेटेलिक करैक्टर बढ़ने का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की ताकत वो बढ़ती है। सो पूरे पीरियोडिक टेबल में अगर ध्यान से देखोगे तो जो फ्लोरीन आपको दिखेगा वो है एक ऐसा पर्टिकुलर एटम जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की क्षमता सबसे ज्यादा रखता है। तो समझ सकते हो कि मेरे पास एक ऐसा मेटल है, मतलब एक ऐसा एटम है जिसका मेटालिक करैक्टर सबसे ज्यादा है, एक ऐसा दूसरा एटम है जिसका नॉन मेटालिक करैक्टर सबसे ज्यादा है। इसी वजह से इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड क्रिएट होता है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है, इसलिए इट इज द मोस्ट आयनिक कंपाउंड दैट वी नो अकॉर्डिंग टू द पीरियोडिक टेबल। आई होप अच्छे से समझ में आ गया इसके बारे में ना, क्योंकि ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, गुड। फिर उसके बाद मेरे पास आता है फीचर्स क्या है, मतलब जितने भी आयनिक बॉन्डिंग में देख रहा हूं उन सबके कॉमन फीचर्स क्या है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। पहली बात कि हमें एक मेटल एटम की बात हम हमेशा करते हैं, मेटल एटम जो है वो हमेशा लूज करता है अपने आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को ताकि पॉजिटिवली चार्ज आयन बन सके। नंबर टू आता है नॉन मेटेलिक एटम्स। नॉन मेटेलिक एटम्स जो है ना, इन सब में ना हाइड्रोजन को छोड़ दो, वो एक बस एक्सेप्शन है। अदरवाइज जितने भी नॉन मेटेलिक एटम्स होते हैं वो सारे के सारे क्या करते हैं, अपने जो इलेक्ट्रॉन्स है ना उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, गेन करते हैं, जिसकी वजह से वो एक नेगेटिवली चार्ज आयंस बन जाते हैं। दूसरा क्या है, सभी केसेस में, इन बोथ द केसेस द आयन फॉर्म्ड हैव अ मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। ऑब्वियस है, जैसे सोडियम और क्लोराइड इंडिविजुअली स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन नहीं था, बट Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बन गए, तो दोनों आयंस क्या बन गए, एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बना दिया जो कि नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के बराबर होता है, और जिससे वो हाईली स्टेबल हो जाते हैं। और चौथा कैरेक्टरिस्टिक हमें यह देखने को मिलता है, जितने भी आयनिक बॉन्ड्स आपके बनते हैं वो इसलिए बनते हैं क्योंकि देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द ऑपोजिटली चार्ज आयंस। क्यों? अच्छी तरह समझ में आ गया ना कॉमन फीचर्स क्या है इस आयनिक बॉन्डिंग के। बहुत बढ़िया। अब हम बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड के बारे में। ठीक है, बहुत सिंपल है। और ऑर्बिटल स्ट्रक्चर है आपका, जो है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर नहीं है, वो एक्चुअली क्या है कि 10th क्लास के अंदर है, तो आपके बुक के अंदर वो थोड़ा सा इन्वॉल्व किया हुआ है, बट हम नहीं करेंगे, हम उसको हम सीधा करेंगे यहाँ पे। पहले मैं यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूँ। हम पढ़ने वाले हैं दैट इज स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ सम इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड, ऑफ सम इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड, ये पढ़ने वाले। ठीक है, बहुत ही इजी है, सिंपल है, आराम से कर लेंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप करते हैं, आई होप आपको क्लैरिटी हो जाएगी उसके अंदर। तो सबसे पहले तो आपको ना इनका ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए, और तभी जाके बेटा आप ये अच्छे से समझ पाएंगे एग्जैक्टली ये हो क्या रहा है। तो कई सारी एक्चुअली क्या है कि आपके सिलेबस में मैंने चेक किया था, उसमें आपको 3 डिफरेंट कंपाउंड्स के बोले गए हैं ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बनाने के लिए। तो स्टेप बाय स्टेप एक एक करके मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले दिया गया है सोडियम क्लोराइड के बारे में, तो चलिए जल्दी से हम अपना सोडियम क्लोराइड जो है वो कर लेते हैं, दैट इज NaCl। ठीक है, अब प्लीज इस बात को ध्यान से समझना जो मैं करने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहले अगर आपने सोडियम को देखा होगा तो मैंने आपको बताया था 281 होता है, तो इसके पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना देता हूँ, नहीं स्ट्रक्चर बना देता हूँ। मतलब क्या है कि मेरे पास एक सोडियम है, उस सोडियम के अंदर हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो हमारे पास हैं 11, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं 12। अरे इसका सोडियम का होता है ना 1123, इस वजह से। ठीक है, तो इसके 3 हम क्या बनाएंगे शेल, 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3।
ऐसे हम दिखाएं। इनिशियल स्टेज में क्या हो रहा है, दो इसमें आएंगे। देखो मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन बना भी देता हूं, दैट इज 2, 8 और 1 इसकी कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है जी। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, और आखिरी वाले में बेटा हमारे पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। अब हम बनाएंगे क्लोरीन का। क्लोरीन का तो क्लोरीन को बनाने के लिए उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे? वैसे हम 35 नंबर वाला आप बना लें तो ठीक है। तो इसमें आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो जाएंगे 17 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स उसमें होंगे 18। ठीक है जी। अब हमारे पास आ गया एक शेल, ये आ गया दो शेल, और ये तीन शेल। अगर आपको क्लोरीन का याद है तो मैंने वो बताया था, क्लोरीन का होता है 2, 8 और 7। मतलब ये कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। 7 तो आउटर मोस्ट में होंगे। 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 एंड 7 इसके हो गए। दो इस वाले में होंगे ना, तो 1 एंड 2 खत्म। अब ऑब्वियस है इसको स्टेबल होने के लिए यहां से अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल कर इसमें ट्रांसफर करना पड़ेगा। एक इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका सोडियम से निकलेगा और मेरे क्लोरीन में एंटर कर जाएगा। तो क्योंकि अब ध्यान से देखना, क्योंकि सोडियम से आपका एक इलेक्ट्रॉन माइनस किया है, जिसकी वजह से बेटा ये बनेगा आपका Na पॉजिटिव। और उसी तरह क्लोरीन में, क्लोरीन जो है उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया है, तो ये बन गया आपका Cl नेगेटिव। बहुत सिंपल है। मैं थोड़ा उसको इरेज करके नीचे कर देता हूँ, क्योंकि नीचे क्या करना, थोड़ा ऊपर दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्लोरीन में मैंने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, जिससे बन गया आपका Cl नेगेटिव। ठीक हो गया, यहाँ तक तो क्लियर है। अब मुझे क्या करना है, इनके कॉन्फ़िगरेशंस बनानी। कैसे, देखो ये देखिए, क्योंकि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालते इसमें दो ही शेल दिखाई देंगे, तो मैं क्या करूंगा, ये आ गया सोडियम Na एक, और ये दो, ये मैंने आपको दिखा दिया यहाँ पे आ गया 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, 1 एंड 2। तो ये जो आप देख रहे हो इसको ब्रैकेट में बंद कर देना प्लीज, और ब्रैकेट में बंद करने के बाद इस पे प्लस का साइन लगा देना, क्योंकि अब ये है सोडियम आयन का जो मैंने बनाया है। इसके अंदर 8 कंप्लीट कर दो बस, मेन बात ये है। मतलब ये है कि, और बनने का तरीका देखा आपने क्या, मैंने यहाँ पे डॉट डॉट लगाया और यहाँ पे क्रॉस लगाया ताकि इनको अलग अलग में शो कर सको। इन बातों का भी ध्यान रखना है। मुझे Cl नेगेटिव दिखाना है यहाँ पे ना, तो Cl नेगेटिव को दिखाने के लिए मैं यहाँ पर बनाता हूँ क्लोरीन 1, दिस इज 2 और दिस इज 3। सो पहले तो इसके अंदर वालों पे दो दिखा देते क्रॉस, 1 एंड 2। उसके बाद यहाँ आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। डन हो गया। अब इसके 7 थे पहले, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। अब आप क्या करेंगे, एक डॉट लगा देंगे एक्स्ट्रा यहाँ पर। बस डॉट दिखाने का मतलब है कि यहां से इलेक्ट्रॉन आके यहां चला गया, और ये इसके खुद के क्रॉस से हमने रिप्रेजेंट किया था। बस अब इसको कर दो, हम बंद कर देंगे एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, और ऊपर माइनस का साइन लगा देंगे। ठीक है। और इनके बीच में थोड़ा सा एरो ऐसे लगा देते हैं, जो कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कूलम फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बस इस तरीके से बेटा हमने ऑर्बिटल स्ट्रक्चर जो था वो बनाना था NaCl का। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे। ठीक है ना, वेरी गुड। अब हमने जो नेक्स्ट करना है बेटा वो है मैग्नीशियम क्लोराइड का। किसका? मैग्नीशियम क्लोराइड का। तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी आपके लिए बेटा सारा बना के रखा हुआ है। ये सारा का सारा एग्जैक्टली वैसा ही है जो मैंने सोडियम क्लोराइड के लिए किया था। बस फर्क इस बात का है कि अगर मैं किसी मैग्नीशियम के बारे में बात करता हूं, जैसे कि Mg की बात करता हूं, इसका होता है बेटा 1224, तो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 2, 8 एंड 2। लेकिन क्लोरीन की क्या थी,
याद हो आपको क्लोरीन की होती है 287। तो बात सिर्फ इतनी है कि क्लोरीन को सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, बट मैग्नीशियम को स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन पाने के लिए अपने दो इलेक्ट्रॉन्स देने पड़ेंगे। इसी चलते मैग्नीशियम अपना एक एक इलेक्ट्रॉन दो क्लोरीन को दे देता है, मतलब एक क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे क्लोरीन को अपना दूसरा इलेक्ट्रॉन दे देता है, जिसकी वजह से आपका बनता है MgCl2 एज अ कंपाउंड। ये है आयनिक कंपाउंड ही आपका। सो वही चीज यहां पे देखने को मिलती है। देखिए कैसे करना, बहुत इजी है, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, समझ में आ जाएगा। मैग्नीशियम एटम है 282, ठीक है। क्या किया, आउटर मोशल में 2 दिखाए, उसके अंदर वाले में 8, उसके अंदर वाले में आपके 2 हैं। उसके बाद यहां पे क्लोरीन के 2 एटम्स दिखाए, एक क्लोरीन के अंदर वही सेम, बाहर वाले में 7 फिर 8 फिर 2, इस वाले में भी बाहर में 7 फिर 8 फिर 2, एग्जैक्टली वही है, प्लस का साइन बीच में। यहां से एक इलेक्ट्रॉन बेटा इधर ट्रांसफर हुआ, यहां से एक इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर हुआ, जिसकी वजह से इसमें डेफिशिएंसी आ गई 2 इलेक्ट्रॉन की। 2 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, जिसकी वजह से यहां पर इसके आउटर मोस्ट शेल को तो हटा ही देंगे, बचेंगे 2 ही शेल बना दिया, ऊपर से यहां पे 2 पॉजिटिव डाल दिया। क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन दिया तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने हो जाएंगे, अभी भी 8 इलेक्ट्रॉन है, उसके नीचे वाले में भी कितने होंगे, 8 होंगे आपके। बट क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया तो माइनस, इसने इलेक्ट्रॉन लिया तो माइनस। तो अब ये जो आयन है ये भी इस मैग्नीशियम के साथ बेटा क्या बनाएगा, कोवलेंट अपना कूलम्ब फोर्स क्रिएट करेगा, और जो नीचे वाला है वो भी अपना जो कूलम्ब फोर्स है वो भी क्रिएट करेगा, जिसकी वजह से आपका क्या बन जाता है, MgCl2। और इस तरीके से आपने इसको शो करना था। क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। उसी तरह नेक्स्ट मेरे पास है दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड। अब कैल्शियम ऑक्साइड की खास बात क्या है कि इसका कॉन्फ़िगरेशन आप देख सकते हो 2 8 8 एंड 2 है, और उसमें 2 एंड 6 होता है। ऑटोमेटिकली कहने का मतलब है कि कैल्शियम को अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स देने पड़ेंगे, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, तब जाकर वो दोनों स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बनेंगे। इसलिए ये क्या करता है, कैल्शियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है उठाकर किसको दे देता है, अपने ऑक्सीजन को। क्योंकि ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स दे देता है तो आउटर मोस्ट शेल को हटा दो। हमेशा याद रखें, जो पॉजिटिव आयन बनता है उसका आउटर मोस्ट शेल हट जाता है, और दूसरे वाले का शेल उतने का उतना ही रहता है, वो चेंज नहीं होंगे, नंबर ऑफ शेल्स सेम रहते हैं। बस फर्क ये है कि उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट आपने शो करने होते हैं। फिर आपके पास 2 नेगेटिव आ गया, इनके बीच में बेटा जो है कूलम्ब फोर्स क्रिएट होगा, आयनिक बॉन्ड क्रिएट होगा, और इस तरीके से आपका जो कैल्शियम ऑक्साइड है वो एज ए कंपाउंड आपको मिल जाता है। आई होप ये अच्छे से क्लियर में समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली कर क्या रहे। अब हमें ना कुछ इंपॉर्टेंट नोट के बारे में, कुछ इंफॉर्मेशन जो है बेटा उसके बारे में स्टडी करनी है। अच्छा, हमने अभी क्या पढ़ा था, अभी हमने ये पढ़ा था कि हमने 2 तरह के एटम्स के बारे में पढ़ा था, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एंड एक पढ़ा था इलेक्ट्रो नेगेटिव। सो अगर मैं बात कर रहा हूं इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम की, तो जब एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, ये एक्चुअली क्या करता है, ये अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करता है इलेक्ट्रॉन को लूज, इसलिए ये अंडरगो होता है ऑक्सीडेशन, अंडरगोज ऑक्सीडेशन। ठीक है जी, जिसके साथ ऑक्सीडेशन होती है ना, जिसके साथ ऑक्सीडेशन होती है वो अपने में से इलेक्ट्रॉन को निकालता है, मतलब उसके साथ ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रिडक्शन का नाम दिया जाता है। मतलब ये कि इलेक्ट्रोनेगेटिव कैसे बनता है, इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम, इसमें क्या होता है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ये अंडरगो करता है बेटा आपका क्या, दिस अंडरगोज रिडक्शन। अच्छा एक बात और बता देता हूं, कई बच्चे ना बड़े कंफ्यूज होते हैं कि ऑक्सीडेशन और रिड्यूसिंग एजेंट में क्या फर्क है। एक बात समझ लीजिए बेटा ध्यान से, जिसके साथ ऑक्सीडेशन होती है वो खुद रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो ये क्या है, दिस वन इज अ रिड्यूसिंग एजेंट एज वेल, रिड्यूसिंग एजेंट एज वेल, मतलब ये कि ये इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है। और इलेक्ट्रोनेगेटिव जो होता है वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जो है गेन करता है, ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है, वो प्रोवाइड करता है, इसलिए इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उसको रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। तो जिसकी ऑक्सीडेशन होती है उसको रिड्यूसिंग एजेंट भी कहते हैं, और जिनका रिडक्शन होता है उनको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी कहते हैं। अब बोलेंगे अब सर ये क्या कर रहे हो आप, मैं आपको बता देता हूं। आपने खुद देखा जब NaCl को मैंने बनाया था तो Na से इलेक्ट्रॉन को निकला और क्लोरीन के अंदर ऐड हुआ था,
मतलब कुछ ऐसा हुआ था, अगर आपको मैं रिएक्शन के हिसाब से समझाऊं कि Na प्लस Cl2 एज ए रिजल्ट क्या हुआ था, इसको मैं 2 कर देता हूं ताकि बैलेंस हो सके। तो हमारे पास 2 Na पॉजिटिव आयंस बने थे और 2 हमारे पास Cl नेगेटिव आयन बना था। मतलब जिसको हम चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, दैट इज 2NaCl, राइट। अब इनको थोड़ा तोड़ तोड़ के देखते हैं। जब मैं सोडियम की बात कर रहा हूं, जैसे 2 सोडियम है ना वहां पे, तो अगर उसकी बात करो तो उसमें क्या हुआ था कि Na पॉजिटिव 2 तो बने थे, बट साथ में क्या बने थे, 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज किए थे, तो इसके साथ हुआ ऑक्सीडेशन। क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। और जब मैं क्लोरीन के बारे में बात करता हूं, दैट इज Cl2 के बारे में बात करता हूं, उसमें क्या हुआ था, 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके ऐड हुए थे। ऐड होने की वजह से ये बन गया था आपका दैट इज Cl नेगेटिव, क्योंकि 2 है तो इसलिए 2 दिखाऊंगा। और इसमें क्या हुआ था, रिडक्शन। रिडक्शन, क्लियर होगी बात। अगर मैं इन दोनों को इक्वेशंस को ऐड कर दूं तो लेफ्ट और राइट वाला जो कॉमन होता है हम उसको कैंसिल कर देते हैं, तो ये दोनों से कैंसिल हो जाएंगे। एज ए रिजल्ट मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे ऊपर वाला जो है रिएक्शन मिल जाता है। तो इस रिएक्शन में मुझे क्या देखने को मिल रहा है, मुझे ये देखने को मिल रहा है कि Na जो है ये बन गया Na पॉजिटिव, तो इसके साथ हुआ ऑक्सीडेशन, और इसके साथ क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। और ये जो Cl आप देख रहे हो इसमें क्या हुआ, रिडक्शन हो गया। इसमें क्या हुआ, रिडक्शन आपकी टेक प्लेस किया। हमेशा, प्लीज हमेशा याद रखें कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है वो दोनों हमेशा साथ साथ टेक प्लेस करते हैं। क्यों, क्योंकि उनमें से बेटा एक ऐसा होता है जो इलेक्ट्रॉन को दे रहा होता है, और दूसरा ऐसा होता है जो इलेक्ट्रॉन को बेटा लेकर अपने आप को स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में लेके आ रहा होता है। अच्छा, मैं आपको ना एक और एग्जांपल देता हूं, क्योंकि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, मैं थोड़ा सा आपको उसके बारे में भी समझा दूं प्लीज, वो भी आप देख लीजिए। जैसे कि एक एग्जांपल और देता हूं, जैसे कि मेरे पास जिंक है सॉलिड स्टेट के अंदर, एंड मेरे पास है कॉपर सल्फेट एक्वस सोल्यूशन के अंदर। आप जानते हो कि ये जिंक है वो कॉपर को रिप्लेस कर देता है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है बेसिकली आपका ये। तो यहां पर क्या होता है कि ZnSO4 बन जाएगा, वो भी एक्वस सोल्यूशन में रहेगा, और साथ में आपको मिल जाता है कॉपर जो कि सॉलिड स्टेट में आपको मिल जाता है। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर क्या क्या हो रहा है वो आपने अच्छे से समझना है। एक बात समझिए कि Zn जो है और ये जो CuSO4 है, पहले ये स्प्लिट हुआ होगा किसमें, Cu2 पॉजिटिव एंड SO4 2 नेगेटिव के अंदर। ये Zn का Zn ही है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। अब मैं इसको यहां पर दिखाना चाहता हूं कि यहां पे हुआ क्या। इस स्टेज के अंदर ये है Zn2 पॉजिटिव, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जिंक ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड कर दिए सल्फेट आयन को, जिसकी वजह से ये उसके साथ जाके जुड़ गया। और जो कॉपर वाला था, कॉपर दैट इज Cu2 पॉजिटिव, उसने, नहीं एक बात और मुझे क्लैरिटी थोड़ी मुझे यहाँ पे कर दूं, मैं आपको फिर से बता दूं थोड़ा सा, मुझे लगता है मैंने थोड़ा सा अलग बता दिया कि जिंक ने क्या किया, अपने में से 2 इलेक्ट्रॉन को निकाला। यस, 2 इलेक्ट्रॉन को निकाला, जिससे बन गया ये Zn पॉजिटिव। और जैसे ये Zn पॉजिटिव बना था, SO4 2 नेगेटिव तो था ही, दोनों ने एक दूसरे को अट्रैक्ट किया और ZnSO4 क्रिएट हो गया। अब ठीक है, और ये जो कॉपर 2 पॉजिटिव बना था ना, उसने ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लिया, जिसकी वजह से हमें कॉपर एज ए सॉलिड हमें बाद में मिल जाता है। तो क्योंकि Zn ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया था, तो ऑक्सीडेशन इसमें टेक प्लेस करी है, ऑक्सीडेशन जो है वो इसमें टेक प्लेस करी है। और जो Cu2 पॉजिटिव है उसने क्या, नहीं इसने इलेक्ट्रॉन 2 दिए थे, तो हाँ ऑक्सीडेशन होगी। और कॉपर सल्फेट ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया था, जिसकी वजह से क्या बन गया, रिडक्शन हो गया इसका। तो समझ में आया, तो जो लूज करे वो ऑक्सीडेशन, जो गेन करे वो रिडक्शन है। आई होप आपको इस रिएक्शन से भी समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली हुआ क्या है आपका। वेरी गुड। ये जो रिएक्शंस आपको मैं यहां दिखा रहा हूं, इसको हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। सो रिडॉक्स रिएक्शन में बेसिकली क्या होता है, रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर एक ही टाइम पर रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन टेक प्लेस करती है, जिसमें से एक अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, वो ऑक्सीडेशन बन जाता है, एंड दैट इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। और जिसके अंदर रिडक्शन होती है वो है जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, एंड दैट इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये बात प्लीज समझ आना। एंड आई होप इन सभी एग्जांपल से, इन सभी मतलब इस पूरे लेक्चर के अंदर आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा
कि इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड क्या होता है, इलेक्ट्रोवेलेंट या आयनिक बॉन्ड क्या होता है, क्यों वो इतना स्टेबल होता है। आई होप ये सब लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने स्टडी किया इलेक्ट्रोवेलेंट आयन के बारे में। हमने ये जाना कि एक्चुअली में ये अपने आप को इतना स्टेबल कैसे बना पाते हैं, ये जो कंपाउंड्स होते हैं वो इतने स्टेबल क्यों होते हैं। साथ में साथ हमने उनके रिलेटेड कुछ ऑर्बिटल जो स्ट्रक्चर्स थे वो हमने स्टडी किए। एंड उसके बाद हमने रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में जाना, रिडक्शन ऑक्सीडेशन के बारे में जाना। और सबसे बड़ी बात, अगर आपको इन सब के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप वो नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।